हेलो दोस्तों, क्या आप सच में लोगों को समझना चाहते हैं? क्या आप उनके व्यवहार, उनकी सोच और उनकी असली मंशा को पहचानना चाहते हैं? हम हर दिन अनगिनत इंसानों से मिलते हैं। कुछ हमें पसंद आते हैं, कुछ नहीं। कुछ हमें समझ में आते हैं, कुछ हमें कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान आखिर ऐसे बिहेव क्यों करते हैं? क्यों कुछ लोग इतने चार्मिंग और इन्फ्लुएंशियल होते हैं जबकि कुछ की बातें सुनते ही इरिटेशन होने लगता है? क्यों कुछ लोग दूसरों को बड़ी आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं और कुछ लोग बार बार धोखा खा जाते हैं? यह सब कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजी है, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। यह किताब हमें सिखाती है कि इंसान का नेचर काफी हद तक प्रिडिक्टेबल होता है और अगर हम इसे समझ लें तो हमारी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल करियर, अगर आपको लोगों की असली नेचर की समझ होगी तो आप हर सिचुएशन में स्मार्ट डिसीजन ले पाएंगे। इस किताब के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन हैं, जो अपनी डीप रिसर्च और पावरफुल स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इसमें इंसानी साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन, पावर डायनामिक्स और बिहेवियर पैटर्न्स को ऐसे डिकोड किया है कि अगर आप इन्हें समझ लें तो अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। इमेजिन करें, आप किसी नए इंसान से मिलते हैं। वो बहुत फ्रेंडली दिखता है, लेकिन कुछ समय बाद आपको लगता है कि वो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है। या फिर कोई आपका करीबी दोस्त हमेशा सपोर्ट करता है, लेकिन एक दिन अचानक एहसास होता है कि वो ऐसा सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा था। ऐसे मोमेंट्स में हम सोचते हैं, काश मैं पहले ही समझ पाता। और यही कमी हम जिंदगी में बार बार महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम इंसानों की साइकोलॉजी को सही से समझ लें तो ना सिर्फ हम दूसरों को डिकोड कर पाएंगे, बल्कि खुद को भी एक बेहतर वर्जन में बदल सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग हर जगह सहज रूप से अटेंशन खींच लेते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, कोई पार्टी हो या सोशल मीडिया, जबकि कुछ लोग कितनी भी मेहनत कर लें उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता? ये सिर्फ लक नहीं है, इसके पीछे एक पूरा साइकोलॉजिकल पैटर्न छुपा हुआ है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें यही सिखाती है कि कैसे कुछ लोग दूसरों के इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे पावर को अपनी एडवांटेज में यूज करते हैं और कैसे हम इन पैटर्न्स को पहचान कर अपनी जिंदगी को कंट्रोल में रख सकते हैं। इंसानों के बिहेवियर को समझना सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। अगर आप लोगों की इंटेंशन, उनके इमोशंस और उनके हिडन मोटिव्स को डिकोड कर सकते हैं तो कोई आपको आसानी से मूव नहीं कर सकता। आप अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं और हर सिचुएशन में खुद को पावरफुल बना सकते हैं। इस वीडियो में हम इस अमेजिंग बुक का डीप ड्राइव समरी करने वाले हैं, जहां आपको पता चलेगा कि कैसे आप दूसरों की ट्रू नेचर पहचान सकते हैं, अपनी इमोशनल वीकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप इसे मिस करेंगे तो आप उस पावर को खो देंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। अब चलिए शुरू करते हैं द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की इस शानदार जर्नी में, जहां हम इंसान की साइकोलॉजी के सबसे गहरे सीक्रेट्स को कवर करेंगे। चैप्टर 1, द लॉ ऑफ योर इरैशनैलिटी, अतार्किकता का नियम। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिना किसी ठोस वजह के गुस्सा कर बैठते हैं? क्यों हम में से कई लोग अपनी भावनाओं के प्रभाव में आकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो बाद में हमें पछतावे की ओर ले जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि हम किसी चीज को एक नजरिए से देखने लगते हैं और उसी पर अड़ जाते हैं, भले ही हकीकत कुछ और हो? ये सब इंसानी स्वभाव की एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। हम सभी किसी न किसी हद तक इरैशनल होते हैं और जब हम ये मान लेते हैं कि हम पूरी तरह लॉजिकल हैं, तब असल में हम सबसे ज्यादा भ्रम में होते हैं। हम अपने चारों तरफ देखें तो पाएंगे कि दुनिया में बड़े बड़े फैसले भी केवल तर्क के आधार पर नहीं लिए जाते। लोग राजनीति में, बिजनेस में, रिश्तों में और अपने करियर में ऐसे निर्णय लेते हैं जो अक्सर उनकी भावनाओं से प्रेरित होते हैं। फिर भी हर कोई ये मानता है कि उसने सोच समझकर और लॉजिकल तरीके से निर्णय लिया है। एक व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान और शिक्षित है, कभी कभी क्रोध में आकर ऐसा काम कर बैठता है जो उसके लिए हानिकारक साबित होता है। एक व्यापारी जो सालों से अपने बिजनेस में सफल है, एक बार लालच में आकर गलत निवेश कर बैठता है और सब कुछ खो देता है। एक नेता जो अपनी दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है, जब ईगो उसके ऊपर हावी हो जाता है तो वो गलत निर्णय लेकर अपनी रेपुटेशन को धूमिल कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसानी दिमाग में भावना तर्क से अधिक प्रभावी होती है। जब हम किसी चीज को लेकर भावुक होते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे सही ठहराने के लिए कोई ना कोई तर्क गढ़ लेता है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। इसे रैशनलाइजेशन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हम अपने गलत फैसलों को भी सही साबित करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम उन्हें स्वीकार करें और सुधारने की कोशिश करें। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं। अगर वो कोई गलती करता है तो आप उसे नजरअंदाज कर देंगे या उसे माफ करने के बहाने ढूंढेंगे। लेकिन वही गलती अगर कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसे आप पसंद नहीं करते तो आपको वो बहुत बड़ी लगने लगेगी। ये दर्शाता है कि हम चीजों को निष्पक्ष रूप से नहीं देखते, बल्कि हमारी भावनाएं हमें प्रभावित करती हैं। इसी तरह जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हमारा दिमाग उसी डर को सही साबित करने के लिए कारण ढूंढने लगता है। अगर हमें लगता है कि हम असफल हो सकते हैं तो हम उन सभी कारणों पर ध्यान देने लगते हैं जो हमारी असफलता को साबित कर सकते हैं।
ये इमोशनल थिंकिंग हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम सच में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम पूरी तरह तर्कसंगत नहीं हैं। हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या मेरा ये निर्णय किसी भावना से प्रभावित है? अगर हां, तो हमें एक कदम पीछे हटकर सोचना होगा। कभी कभी हमें लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ है, लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को अलग रखकर सोचें तो हो सकता है कि वो वास्तव में हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा हो। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें लगता है कि हमने सही प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अगर हम शांत दिमाग से सोचें तो हमें अपनी गलती का एहसास हो सकता है। स्वयं को भावनाओं से मुक्त करने की कला में महान लीडर्स और सफल लोग माहिर होते हैं। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। वे ये समझते हैं कि किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ा रुककर, गहरी सांस लेकर और तर्कसंगत सोच अपनाकर निर्णय लेना बेहतर होता है। जब भी हम किसी भावना से प्रेरित होकर निर्णय लेने वाले हों तो हमें खुद से ये पूछना चाहिए, क्या मैं इस स्थिति को निष्पक्ष रूप से देख रहा हूं? क्या मेरा निर्णय किसी डर, लालच, क्रोध या अहंकार से प्रभावित हो रहा है? अगर कोई और मेरी जगह होता तो वो क्या करता? अगर हम इन सवालों के जवाब ईमानदारी से दे सकते हैं तो हम अपने रैशनल बिहेवियर को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। रैशनैलिटी केवल दूसरों में नहीं होती, ये हमारे अंदर भी होती है। अगर हम ये मान लें कि हम भी कभी कभी गलत सोच सकते हैं तो यही पहला कदम होगा अपने दिमाग को अधिक रैशनल बनाने की ओर। भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम उन्हें बिना सोचे समझे अपने निर्णयों पर हावी होने दें तो वे हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। चैप्टर 2, द लॉ ऑफ ऑनेस्ट सिस्टम, आत्ममुग्धता का नियम। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा अपनी ही तारीफ करता रहता है, जो हर बात में खुद को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश करता है? या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी भावनाओं को समझने के बजाय सिर्फ अपने बारे में सोचता है? अगर हां, तो आपने आत्ममुग्धता यानी नार्सिसिज्म को करीब से देखा है। हम सभी अपने बारे में सोचते हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोग खुद को लेकर इतने अधिक केंद्रित होते हैं कि वे दूसरों की भावनाओं, विचारों और परेशानियों को देख ही नहीं पाते। वे अपने छोटे से दायरे में जीते हैं जहां उनकी दुनिया का केंद्र केवल मैं होता है। यही आत्ममुग्धता है। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि ऐसे लोग हमेशा अपने बारे में बात करते हैं। अगर आप उन्हें अपनी किसी समस्या के बारे में बताएंगे तो वे तुरंत उसे अपनी किसी और बड़ी समस्या से जोड़कर बताने लगेंगे। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी चीज उनकी खुद की छवि होती है। आत्ममुग्धता केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जो दूसरों के सामने खुद को महान दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत गहरे स्तर पर हर इंसान के अंदर पाई जाती है। हम सब किसी न किसी रूप में आत्ममुग्ध होते हैं। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है, जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें बुरा लगता है। लेकिन जो लोग पूरी तरह से आत्ममुग्ध होते हैं वे इस भावना को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। उनके लिए दुनिया केवल उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। बचपन में हर बच्चा स्वाभाविक रूप से आत्म केंद्रित होता है। एक छोटे बच्चे के लिए उसकी पूरी दुनिया बस वही होती है। वो ये नहीं समझ पाता कि उसके माता पिता भी थके या परेशान हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता यानी एम्पैथी विकसित करनी चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि हर कोई अपनी परेशानियों और खुशियों के साथ जी रहा है और हम अकेले इस दुनिया के केंद्र में नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग इस बदलाव से नहीं गुजरते। वे उसी आत्म केंद्रित सोच के साथ बड़े होते हैं। कई कारण हो सकते हैं। शायद उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा ये महसूस कराया कि वे खास हैं, कि वे दूसरों से बेहतर हैं। या हो सकता है कि वे अपने बचपन में उपेक्षित रहे हों और इसलिए अब दुनिया से वही प्यार और ध्यान पाने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें पहले नहीं मिला। कुछ लोग अपनी जीवन के संघर्षों से इतनी गहराई से प्रभावित होते हैं कि वे हर चीज को अपने दर्द के चश्मे से देखने लगते हैं। अगर वे किसी कठिन समय से गुजरे हैं तो उन्हें लगता है कि दुनिया उनके साथ अन्याय कर रही है और इसलिए वे अपने दुख को बाकी सभी चीजों से ऊपर रखते हैं। वे भूल जाते हैं कि हर इंसान के जीवन में संघर्ष होता है। आत्ममुग्ध व्यक्ति की पहचान मुश्किल नहीं है। वे अक्सर अपनी ही कहानियां सुनाने में व्यस्त रहते हैं। वे आपकी बातों को काट कर अपनी बात रखना पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें कोई सुझाव दें तो वे उसे नजरअंदाज कर देंगे या इसे ऐसे लेंगे जैसे आप उनकी आलोचना कर रहे हों। उन्हें लगातार प्रशंसा और वैलिडेशन की जरूरत होती है और अगर उन्हें यह नहीं मिलता तो वे नाराज हो जाते हैं। वे खुद को दुनिया से अलग और विशेष मानते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हमेशा दूसरों से बेहतर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर कोई उनकी तारीफ करता है तो वे उसे पसंद करते हैं, लेकिन अगर कोई उनकी गलतियों को उजागर करे तो वे तुरंत रक्षात्मक हो जाते हैं या उस व्यक्ति को अपना दुश्मन मान लेते हैं। आत्ममुग्धता का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये इंसान के रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। एक आत्ममुग्ध व्यक्ति कभी भी किसी रिश्ते में बराबरी का संतुलन बनाए नहीं रख सकता, क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी चीज केवल खुद की छवि होती है। वे अपने पार्टनर की भावनाओं को नहीं समझते और अपने दोस्तों के साथ भी केवल उतना ही रिश्ता रखते हैं जितना उनके लिए फायदेमंद हो। सच्चाई ये है कि आत्ममुग्धता एक स्पेक्ट्रम पर होती है। हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत आत्ममुग्धता का भाव होता है, लेकिन कुछ लोग इस स्तर तक पहुंच जाते हैं कि वे दूसरों के लिए जहरीले और टॉक्सिक बन जाते हैं। वे केवल अपनी दुनिया में जीते हैं और बाकी सबको अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सच में खुद को आत्ममुग्धता से बचाना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि हम अकेले इस दुनिया में नहीं हैं। हमें दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को भी उतना ही महत्व देना होगा जितना हम अपनी भावनाओं को देते हैं।
पहला कदम ये स्वीकार करना है कि हम भी कभी कभी आत्ममुग्ध होकर सोचते हैं। जब हम किसी बातचीत में होते हैं तो हमें खुद से ये पूछना चाहिए, क्या मैं सामने वाले की भावनाओं को उतना ही महत्व दे रहा हूं जितना मैं अपनी भावनाओं को दे रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो हमें खुद को बदलने की जरूरत है। हमें दूसरों की बातों को सुनने की आदत डालनी होगी। हमें यह समझना होगा कि हर इंसान अपनी परेशानियों से गुजर रहा है और हमें हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचने के बजाय दूसरों की भावनाओं को भी समझना चाहिए। आत्ममुग्धता का दूसरा पहलू यह है कि हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो अत्यधिक आत्ममुग्ध हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो केवल अपनी तारीफ करता है और आपकी भावनाओं को महत्व नहीं देता, तो आपको यह सोचना चाहिए कि क्या यह रिश्ता आपके लिए सही है। आत्ममुग्धता इंसानी स्वभाव का एक हिस्सा है, लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाती है तो ये न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर हम सच में एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं तो हमें खुद को दूसरों की जगह रखकर देखना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर इंसान की जिंदगी में अपनी समस्याएं और संघर्ष होते हैं। जब हम आत्ममुग्धता से बाहर निकलकर संतुलित और संवेदनशील बनते हैं, तब हम केवल खुद को ही नहीं बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत करते हैं। असली समझदारी इसी में है कि हम खुद को दूसरों की भावनाओं से जोड़ सकें और अपनी दुनिया को सिर्फ मैं से हटाकर हम की ओर ले जाएं। चैप्टर 3, खेल ऑफ रोल प्लेइंग, भूमिका निभाने का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग असल में वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं? हम में से हर कोई एक भूमिका निभा रहा है, एक ऐसा चेहरा दिखा रहा है जो समाज के लिए स्वीकार्य हो, जो दूसरों को पसंद आए। लेकिन क्या होगा अगर हम इस खेल को समझ जाएं और इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीख लें? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग हमेशा अपने वास्तविक रूप को छुपाने की कोशिश करते हैं। वे वो नहीं दिखाते जो वास्तव में है, बल्कि वो दिखाते हैं जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरी लगता है। समाज में हर व्यक्ति एक रोल निभा रहा होता है। ये रोल या तो उसने खुद चुना होता है या परिस्थितियों ने उसे इसे निभाने पर मजबूर कर दिया होता है। आप किसी भी पेशे को देख लें। एक राजनेता जनता को प्रभावित करने के लिए अलग चेहरा अपनाता है। एक अभिनेता केवल पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी भूमिका निभाता है। एक व्यवसायी अपने ग्राहकों के सामने हमेशा आत्मविश्वास से भरा दिखता है, भले ही वो अंदर से डरा हुआ हो। हम सभी जाने अनजाने इस खेल का हिस्सा है। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उसका वास्तविक स्वभाव नहीं देखते। हम उसकी मुस्कान, उसके शब्दों, उसके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं। हमें लगता है कि यही उसका असली रूप है, लेकिन अक्सर ये केवल एक मुखौटा होता है। लोग अपनी असली पहचान नहीं दिखाते क्योंकि वे डरते हैं कि अगर दुनिया ने उन्हें वैसा देखा जैसा वे हैं तो शायद उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। हर इंसान का असली स्वभाव तभी दिखता है जब वो अकेला होता है, बिना किसी दिखावे और बनावटी मुस्कान के। लेकिन जैसे ही हम किसी के सामने आते हैं, हमारा रोल प्लेइंग शुरू हो जाता है। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को नियंत्रित करते हैं, अपने शब्दों को तौलते हैं और खुद को वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसा हमें लगता है कि सामने वाले को पसंद आएगा। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। स्कूल में हमें अनुशासित और डिसिप्लिन दिखना पड़ता है, भले ही मन शरारत करना चाहता हो। नौकरी में हमें हमेशा प्रोफेशनल और आत्मविश्वास दिखाना होता है, भले ही अंदर से घबराहट हो। समाज में हमें अच्छा, दयालु और समझदार दिखना होता है, भले ही असली भावना कुछ और हो। लोग भूमिकाएं इसलिए निभाते हैं क्योंकि ये उन्हें समाज में स्वीकार्यता दिलाती है। एक कर्मचारी अपने बॉस के सामने आदर्श कर्मचारी का रोल निभाता है। एक नेता जनता के सामने ईमानदार व्यक्ति का मुखौटा पहनता है और एक दोस्त कभी कभी अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाकर वही दिखाता है जो उसके दोस्त को अच्छा लगे। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इन भूमिकाओं के जाल में फंस चुके हैं? क्या हम अपने असली स्वभाव से इतने दूर हो चुके हैं कि हमें खुद भी नहीं पता कि हम असल में कौन हैं? अगर आप लोगों को ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं कि कौन अपनी असली भावनाओं को छुपा रहा है और कौन सच बोल रहा है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि वो अंदर से असुरक्षित हो। जब कोई बहुत अधिक दयालु बनने की कोशिश करता है तो संभव है कि वो अपनी असली भावनाओं को छुपा रहा हो। लोगों के चेहरे पर मुस्कान हमेशा उनके मन की सच्चाई नहीं दिखाती। कभी कभी उनकी आंखों में छुपा डर, हाथों की हल्की हलचल या आवाज का कंपन उनके अंदर छुपे सच को उजागर कर देता है। लेकिन इस खेल में केवल दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए। अगर आप इस नियम को समझ जाएं तो आप इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको किसी से कुछ हासिल करना हो तो आप अपनी भूमिका इस तरह निभाएं कि सामने वाला आपके प्रभाव में आ जाए। आप अपने शब्दों, बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव का इस्तेमाल करके लोगों को वही दिखा सकते हैं जो वे देखना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या हमें भी इस खेल का हिस्सा बनना चाहिए? क्या हमें भी एक मुखौटा पहनकर समाज में अपनी जगह बनानी चाहिए? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। अगर आप इस दुनिया में सफल होना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि रोल प्लेइंग समाज का हिस्सा है। आपको यह सीखना होगा कि कब और कैसे खुद को इस खेल में शामिल करना है। अगर आप किसी नौकरी के इंटरव्यू में हैं तो आप अपना आत्मविश्वास दिखाएंगे, भले ही अंदर से नर्वस हों। अगर आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिल रहे हैं तो अपनी भाषा और व्यवहार इस तरह इस्तेमाल करें कि वो आपसे प्रभावित हो। लेकिन ध्यान रखें कि कहीं ये भूमिका आपकी असली पहचान को दबा न दे। अगर आप हमेशा एक मुखौटा पहने रहेंगे तो एक समय आएगा जब आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आप असल में कौन हैं। इसलिए समझदारी यही है कि इस नियम को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी असली पहचान को ना भूलें।
दुनिया एक मंच है और हम सभी इस मंच पर अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत सफल है, कोई ये साबित करने में लगा है कि वो खुश है, और कोई अपने दुख को छुपाकर मुस्कान का मुखौटा पहनकर चल रहा है। अगर आप इस खेल को समझ जाएं तो आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ये समझेंगे कि लोग केवल वही नहीं हैं जो वे दिखते हैं, बल्कि उनके पीछे एक असली चेहरा भी छुपा है, तब आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे। आप झूठी मुस्कानों के पीछे छुपा दर्द देख सकते हैं, बनावटी आत्मविश्वास के पीछे की असुरक्षा महसूस कर सकते हैं, और दिखावे के शब्दों के पीछे छुपी सच्चाई पहचान सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से मिलें तो केवल उसकी कही हुई बातों पर ध्यान ना दें, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करें कि वो कौन सा रोल निभा रहा है। और सबसे जरूरी बात, इस दुनिया में अपनी भूमिका इस तरह निभाएं कि आप खुद को ना भूलें। असली जीत इसी में है कि आप दुनिया के इस खेल को खेलें, लेकिन अपनी असली पहचान को खोए बिना। चैप्टर 4, खेल ऑफ एनवी, ईर्ष्या का नियम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई आपके आसपास सफल होता है तो आपको खुशी कम और बेचैनी ज्यादा होती है? क्या आप कभी अपने किसी दोस्त की तरक्की देखकर असहज महसूस करते हैं? यह कोई मामूली भावना नहीं है, बल्कि यही ईर्ष्या है, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे इंसान के मन को खा जाता है। हम इंसान अपने स्वभाव से ही दूसरों से अपनी तुलना करने के आदी हैं। जब हम किसी को खुद से आगे बढ़ते देखते हैं तो हमारे मन में दो तरह की प्रतिक्रिया होती है, या तो हम उनकी सफलता से प्रेरित होते हैं या फिर अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। ईर्ष्या कोई नई चीज नहीं है, ये उतनी ही पुरानी है जितनी की मानव सभ्यता। इतिहास में देखें तो पाएंगे कि कई बड़े युद्ध, षड्यंत्र और धोखाधड़ी के पीछे अक्सर ईर्ष्या ही रही है। कई बार ईर्ष्या इतनी गहरी होती है कि हम इसे पहचान भी नहीं पाते। हम सोचते हैं कि किसी की सफलता हमें प्रभावित नहीं करती, लेकिन जब वही व्यक्ति हमसे आगे निकल जाता है तो हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठती है। हम खुद से सवाल पूछते हैं, मैं क्यों नहीं, मेरे पास ये क्यों नहीं, उसने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर पाया। यहीं से शुरू होता है ईर्ष्या का खेल। ईर्ष्या का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को अंदर से खोखला कर देती है। यह हमें दूसरों की उपलब्धियों पर ध्यान देने और अपनी खुद की क्षमता को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर करती है। हम अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं क्योंकि हमारा पूरा ध्यान इस पर होता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है और हमें उससे आगे कैसे निकलना है। अगर हम अपने आसपास ध्यान दें तो पाएंगे कि लोग ईर्ष्या को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं। कुछ इसे खुले तौर पर दिखाते हैं, वे आपकी सफलता को कम आंकेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या आपकी उपलब्धियों को सिर्फ किस्मत कहकर टाल देंगे। लेकिन कुछ लोग इसे छुपा लेते हैं, वे आपकी तारीफ तो करेंगे लेकिन उनकी आंखों और शब्दों में एक छुपा हुआ दर्द होगा। वे आपकी मदद करने का दिखावा करेंगे लेकिन अंदर ही अंदर चाहेंगे कि आप असफल हो जाएं। ईर्ष्या केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, ये कार्यस्थलों में, दोस्ती में, रिश्तों में और यहां तक कि परिवारों में भी देखने को मिलती है। अक्सर भाई बहनों, सहकर्मियों और सबसे करीबी दोस्तों में भी यह भावना पनपती है। किसी का प्रमोशन हो जाए, किसी को अच्छा जीवन साथी मिल जाए, कोई अपनी पसंद का करियर बना ले, बस यही वो क्षण होते हैं जब ईर्ष्या चुपके से हमारे मन में जगह बना लेती है। लेकिन क्या ईर्ष्या को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि ये इंसानी स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर हम समझ जाएं कि ईर्ष्या हमें हमारी खुद की क्षमता से भटकाने का काम करती है तो हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ईर्ष्या को नकारात्मक भावना बनाने की बजाय इसे प्रेरणा का स्रोत बनाया जा सकता है। अगर कोई हमसे बेहतर कर रहा है तो हम उससे सीख सकते हैं, न कि उससे जल सकते हैं। दुनिया में सफल लोग केवल अपनी मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी सफल हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ईर्ष्या को सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया। उन्होंने दूसरों की सफलता से सीखने की आदत डाली, न कि उसे देखकर खुद को कोसा। इसलिए अगली बार जब आप किसी की सफलता देखकर असहज महसूस करें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इस भावना को अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? अगर हां तो इससे प्रेरणा बनाइए, और अगर नहीं तो इसे तुरंत अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि ईर्ष्या में जलते रहने से कोई आगे नहीं बढ़ता, बल्कि जो इसे पहचान कर काबू कर लेता है वही असली विजेता होता है। चैप्टर 5, द लॉ ऑफ एग्रेशन, आक्रामकता का नियम। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपके खिलाफ चुपचाप कुछ रच रहा है? क्या आप कभी किसी व्यक्ति के मीठे शब्दों के पीछे छिपे गुस्से और जलन को महसूस कर पाए हैं? दुनिया में हर इंसान आक्रामकता यानी एग्रेशन को अलग अलग रूपों में व्यक्त करता है। कुछ इसे खुलकर दिखाते हैं तो कुछ इसे मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं। लेकिन एक बात तय है, आक्रामकता हमारे जीवन का हिस्सा है और इसे समझना हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आक्रामकता को अक्सर गलत समझा जाता है। जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में हिंसा, गुस्सा और शारीरिक संघर्ष की छवि बनती है। लेकिन असली आक्रामकता हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। ये कई बार बहुत सूक्ष्म, सटल और छुपी हुई होती है। ये केवल शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि शब्दों, भावनाओं और मानसिक खेल यानी माइंड गेम्स के रूप में भी सामने आती है।
कुछ लोग आक्रामकता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ इसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। समाज में हर इंसान के भीतर एक ना एक रूप में आक्रामकता मौजूद होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ इसे नियंत्रित और सही दिशा में मोड़ना जानते हैं, जबकि कुछ इसे दूसरों के खिलाफ नफरत और बदले की भावना में बदल देते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें विनम्र, शालीन और शांत रहना चाहिए। हमें अपने गुस्से को दबाना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में गुस्से को दबाना सही तरीका है, या हमें इसे समझकर सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए? जब हम अपने आसपास ध्यान दें तो हमें कई तरह की आक्रामकता देखने को मिलती है। कुछ लोग सीधे टकराव में विश्वास रखते हैं। वे अपने गुस्से को खुलकर जाहिर करते हैं, बिना किसी डर के। वे बहस करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए जोर लगाते हैं और कभी कभी लड़ाई तक करने को तैयार हो जाते हैं। ये खुले रूप में दिखने वाली आक्रामकता होती है, जिसे पहचानना आसान होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आक्रामकता को एक अलग स्तर पर ले जाते हैं। वे इसे छुपा कर रखते हैं, अपनी नाराजगी को मीठे शब्दों और दिखावे की मुस्कान में लपेट कर पेश करते हैं। छुपी हुई आक्रामकता यानी अग्रेशन सबसे खतरनाक होती है। ऐसे लोग सीधे लड़ाई नहीं करते, बल्कि दूसरों के खिलाफ गुप्त रूप से साजिशें रचते हैं। वे दूसरों की सफलता में अड़चन डालते हैं, पीठ पीछे बुरा बोलते हैं और दिखावे के रिश्ते निभाते हैं। वे कभी खुलकर अपना गुस्सा नहीं दिखाते, लेकिन उनके मन में जलन और नफरत हमेशा बनी रहती है। वे सामने से आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन आपकी नाकामयाबी का इंतजार भी करेंगे। कई बार हम खुद भी इस छुपी हुई आक्रामकता का शिकार होते हैं। जब हमें दबाया जाता है, जब हमें अनदेखा किया जाता है, जब हमारी मेहनत का श्रेय कोई और ले लेता है, तब हमारे अंदर भी आक्रामकता जन्म लेती है। लेकिन सवाल यह है कि हम इसे कैसे व्यक्त करते हैं। क्या हम इसे सही दिशा में मोड़ते हैं या इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं? जो लोग आक्रामकता को समझ जाते हैं और इसे नियंत्रित कर लेते हैं, वे समाज में अपनी एक मजबूत पहचान बना पाते हैं। इतिहास में भी जीतने वाले महान नेता, बिजनेसमैन और प्रभावशाली लोग अपनी आक्रामकता को सही दिशा में मोड़ना जानते थे। वे अपने गुस्से और आक्रामक ऊर्जा को नष्ट करने के बजाय इसे अपने लक्ष्यों को हासिल करने में लगाते थे। उन्होंने टकराव से बचने के बजाय उसका सामना करना सीखा। आक्रामकता को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं है, क्योंकि यह हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है। लेकिन इसे समझकर सही दिशा में इस्तेमाल करके हम इसे अपनी ताकत बना सकते हैं। जब कोई हमें चुनौती देता है, जब कोई हमें कमजोर साबित करने की कोशिश करता है, तो हमें उस ऊर्जा को अपने आत्म सुधार और सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाना चाहिए, ना कि नफरत और बदले की भावना में बर्बाद करना चाहिए। इसलिए अगली बार जब आपको अपने भीतर गुस्से की लहर महसूस हो, तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे बेकार की लड़ाई में बर्बाद करूंगा या इसे अपनी सफलता का हथियार बनाऊंगा? क्योंकि आक्रामकता को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ही असली विजेता होता है। चैप्टर 6, द लॉ ऑफ कन्फर्मिटी, भीड़ का अनुसरण करने का नियम। क्या आपने कभी खुद को किसी भीड़ का हिस्सा बनते हुए पाया है, बिना यह सोचे कि आप सच में ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपने कभी किसी ट्रेंड को सिर्फ इसलिए अपनाया है क्योंकि बाकी सब वही कर रहे थे? हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच ये है कि समाज, संस्कृति और हमारे आसपास मौजूद लोग हमें उस दिशा में धकेलते हैं जहां हम बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक अदृश्य ताकत है जो हमारी सोच, हमारी पसंद और यहां तक कि हमारे सपनों को भी नियंत्रित करती है। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हम जन्म से ही किसी समुदाय का हिस्सा होते हैं और हमें इस बात की परवाह होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमें अलग या अजीब समझा जाए। इसी वजह से कई बार हम अपने असली विचारों और इच्छाओं को दबाकर वही रास्ता चुनते हैं जो बाकी सबने चुना है। यह भीड़ के प्रभाव की मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। भीड़ का अनुसरण हमेशा बुरा नहीं होता। इतिहास में कई बार समाज के नियम और परंपराएं हमें सुरक्षा और स्थिरता देने में मदद करती हैं। लेकिन जब ये अनुसरण आंख मूंद कर बिना तर्क और समझ के किया जाता है, तब ये खतरनाक हो सकता है। जब हम सिर्फ इसलिए कोई फैसला लेते हैं कि सब यही कर रहे हैं, तब हम अपनी सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि यह प्रवृत्ति हमारे जीवन के हर हिस्से में मौजूद है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाना ही सफलता की निशानी है। कॉलेज में हमें वही कोर्स चुनने के लिए कहा जाता है जो सुरक्षित हो, भले ही हमारी असली रुचि किसी और चीज में हो। जॉब में हम वही काम करते हैं जो समाज में सम्मानित माना जाता है, बिना ये सोचे कि क्या वो वास्तव में हमें खुशी देता है। सोशल मीडिया इस नियम का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब कोई नया ट्रेंड आता है, लोग बिना सोचे समझे उसे फॉलो करने लगते हैं। कोई नया फैशन, कोई नया विचार, कोई नया चैलेंज, लोग इसे अपनाने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे भीड़ से अलग नहीं दिखना चाहते। वे नहीं चाहते कि लोग उन्हें आउटडेटेड समझें। यह प्रवृत्ति धीरे धीरे हमारे फैसलों को नियंत्रित करने लगती है। हम भूल जाते हैं कि हम असल में क्या चाहते थे। इतिहास गवाह है कि जब भी लोगों ने बिना सवाल किए भीड़ का अनुसरण किया, तब समाज को भारी नुकसान हुआ।
कई बड़े युद्ध, सामाजिक उथल-पुथल, आर्थिक संकट, ये सभी भीड़ के अंधे अनुसरण का नतीजा रहे हैं। लोग बिना ये सोचे कि सच क्या है, केवल इसलिए किसी विचार को अपना लेते हैं क्योंकि बाकी सब उसे सही मान रहे होते हैं। लेकिन यही वो समय होता है जब असली सोचने वाले लोग, असली लीडर्स और बदलाव लाने वाले लोग खड़े होते हैं। जो लोग भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं, वे ही दुनिया में कुछ नया और क्रांतिकारी करने में सक्षम होते हैं। अगर आप इतिहास के महान आविष्कारकों, कलाकारों और विचारकों को देखें तो पाएंगे कि वे कभी भी आम भीड़ का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने हमेशा सवाल किए, अपने रास्ते खुद चुने और ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि उन्होंने सोचा मैं क्या नया कर सकता हूं। इसीलिए अगली बार जब आप खुद को किसी भीड़ का हिस्सा बनते हुए देखें तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं ये सच में अपने मन से कर रहा हूं या सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब यही कर रहे हैं। अगर आपका जवाब दूसरा है तो ये समय है खुद को पहचानने का, अपनी सोच को दिशा देने का और इस भीड़ से बाहर निकलकर अपनी अलग राह बनाने का। क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने भीड़ का अनुसरण करने के बजाय भीड़ को एक नई दिशा दी। चैप्टर 7 द लॉ ऑफ डेथ, मृत्यु के भय का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में सबसे बड़ा डर क्या है? क्या ये असफलता है या अकेलापन? शायद इनमें से कुछ भी नहीं। असल में हमारा सबसे गहरा डर है मृत्यु। मृत्यु का भय एक ऐसी भावना है जो हमें जीवन भर सताती है, चाहे हम इसे स्वीकार करें या नहीं। हम में से अधिकांश लोग मृत्यु के बारे में सोचने से बचते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम मृत्यु के डर का सामना करें तो क्या ये हमारे जीवन को और भी अधिक अर्थपूर्ण नहीं बना सकता? मृत्यु के भय को समझना और उसे स्वीकार करना शायद इंसान के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक है। हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि मृत्यु दूसरों के साथ होगी, हमारे साथ नहीं। हमें लगता है कि ये बहुत दूर की बात है और समय आने पर हम इसे टाल लेंगे। जीवन की भागदौड़ में हम जानबूझकर इस विचार को दिमाग से बाहर रखते हैं। हम अपनी उम्मीदों, सपनों और रोजमर्रा की दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगने लगता है जैसे मृत्यु हमारे जीवन का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि मृत्यु का डर ही हमारे बहुत से फैसलों को चुपचाप नियंत्रित करता है। ये डर हमारे छोटे छोटे निर्णयों को भी प्रभावित करता है। हम जो भी काम करते हैं वे सिर्फ इच्छाओं के कारण नहीं होते। अक्सर हम इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि मन के भीतर कहीं ना कहीं ये डर होता है कि कहीं मृत्यु हमें अचानक बिना किसी तैयारी के ना पकड़ ले। हमारी सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि कहीं हम अधूरी जिंदगी जीकर न चले जाएं। इसी वजह से हम अपने फैसले लेते समय भविष्य की मृत्यु को नजरअंदाज करते हुए ऐसे कामों में लग जाते हैं जो हमें अभी कर लेने चाहिए। हम खुद को समझाते हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो मेरी जिंदगी की असली शुरुआत है, मैं अपने सपने पूरे करूंगा। लेकिन धीरे धीरे समय निकलता जाता है, हम अपने ही ख्वाबों को टालते जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम मृत्यु के विचार से डरते हैं। और यही डर हमारी गति को धीमा कर देता है। मरने का डर हमें ऐसा जकड़ लेता है कि हम जीने का तरीका ही भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो समय हम आज गंवा रहे हैं वो कभी लौट कर नहीं आता। हम सब ने किसी न किसी समय अपने अंदर मृत्यु का भय महसूस किया है। जब किसी करीबी की मौत होती है तो अचानक लगता है एक दिन मेरे साथ भी यही होना है। उस एक पल में महसूस होता है कि जीवन कितना नाजुक है और कैसे एक झटके में सब कुछ खो सकता है। जो बातें हम वर्षों तक नहीं सोचते, वही बातें हम उस एक क्षण में सोचने लगते हैं। अगर मेरी भी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? ये डर सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति को नहीं बदलता, बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली को प्रभावित करता है। लेकिन मृत्यु के डर का एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसा पक्ष जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये डर हमें उस दिशा में भी ढकेलता है जहां हम अपने जीवन की वास्तविक कीमत समझने लगते हैं। जब हम मृत्यु के विचारों का सामना करते हैं तब एहसास होता है कि जीवन सीमित है और हर पल अनमोल है। मृत्यु का भय केवल हमें भागने पर मजबूर नहीं करता, ये हमें खुद से सवाल पूछने का भी मौका देता है कि मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूं? क्या मैं सच में सही दिशा में जा रहा हूं? दूसरी ओर जो लोग मृत्यु को नकारते हैं वे अक्सर अपने जीवन को खाली और अर्थहीन महसूस करते हैं। वे न केवल अपने जीवन के उद्देश्य से दूर चले जाते हैं, बल्कि हर कदम पर यह भय महसूस करते हैं कि उनका जीवन अधूरा रह जाएगा। वे समय का सही उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इस डर में उलझा रहता है कि मृत्यु कहीं उनके पीछे न पड़े। इसके कारण वे बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य के अपना जीवन गुजारते हैं। लेकिन असली परिवर्तन तब आता है जब हम मृत्यु के डर का सामना करते हैं और इसे स्वीकार कर लेते हैं। तब हम हर दिन को पूरी तरह जीना सीखते हैं और उसे इतना मूल्यवान बना सकते हैं कि हमें यह महसूस ही ना हो कि समय बर्बाद हो गया। जब हम मृत्यु को नकारने की बजाय इसे जीवन की सच्चाई के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमें अपनी वास्तविकता और जीवन की सीमाओं, शक्तियों और कमजोरियों को समझने का अवसर मिलता है। मृत्यु को स्वीकार करना हमें साहस देता है, हमें अपने सपनों का पीछा करने, अपने डर को पार करने और हर पल को पूरी ईमानदारी से जीने की प्रेरणा देता है। यह स्वीकार करना मतलब ये नहीं कि हम मृत्यु को जल्दी अपनाने की कोशिश करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और मूल्यवान बना सकते हैं।
इसलिए जब भी आपको मृत्यु का डर महसूस हो, खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं इस डर को अपने जीवन को पूरी तरह जीने की प्रेरणा में बदल सकता हूं? पुस्तक के अंत तक हम ये समझ पाते हैं कि मानव स्वभाव कितना जटिल और रहस्यमय है। हर व्यक्ति के अंदर गहरे भाव, विचार और इमोशंस होते हैं जिनका पूरी तरह अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन जब हम इन नियमों को समझते हैं तो न केवल दूसरों के व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, बल्कि खुद को भी नई नजर से देख सकते हैं। ये नियम हमें आत्म जागरूकता, संवेदनशीलता और सहानुभूति यानी एम्पैथी की महत्ता बताते हैं और सिखाते हैं कि कैसे हम अपने और दूसरों के रिश्तों को और भी मजबूत और प्रभावशाली बना सकते हैं। हर व्यक्ति के भीतर आक्रामकता, ईर्ष्या, भय और अन्य छिपी हुई भावनाएं होती हैं। जब हम इन्हें पहचानते और समझते हैं तो हम अपनी जिंदगी में बेहतर निर्णय ले सकते हैं और रिश्तों में गलतफहमियों को कम कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन मानव स्वभाव के नियमों को समझकर हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी अधिक सफलता हासिल कर सकते हैं। हम जिस तरह से दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं वही हमें वापस मिलता है। इसलिए खुद को समझना और दूसरों को समझने की कोशिश करना न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे जीवन को भी और अधिक प्रभावशाली बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुक सम से जुड़े रहिए और ऐसे ही गहरे ज्ञान से भरपूर वीडियो देखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए और अपने जीवन को पूरी तरह जीने की कोशिश करते रहिए।